हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो गाइज, आपने खूब सारी सभ्यताएं ऐसी हैं जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, जैसे चीन की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और भारत के अंदर जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा। तो इन बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिनका आपने नाम पहले सुन रखा होगा। तो आज हम जो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं इसके बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आधुनिक सभ्य जीवन लंबे एवं सतत विकास का परिणाम है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास एवं पतन हुआ है। यानी आधुनिक सभ्य जीवन है वो लंबे और सतत विकास का परिणाम रहा है, और जो मानव समुदाय है इसकी प्रारंभिक जो उपस्थिति है उससे लेकर के आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है और पतन भी हुआ है। तो इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है। यानी जो सारी सभ्यताएं हैं इनका जो इतिहास है वो एक तरह से मानवता का ही इतिहास है। इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। तो भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है। यानी जो भारत देश है वो हजारों वर्ष पूर्व से ही जो सभ्यताएं हैं इनसे संपन्न राष्ट्र है वो रहा है। और भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि जो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो भारत की सभ्यता, अब हम भारत की सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। भारत विश्व के प्राचीन देशों में से एक है और इसका इतिहास, इसकी सभ्यता और इसकी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। यानी जो हमारा देश भारत है वो विश्व के प्राचीन देशों में से एक है, और इसका जो इतिहास है तो इसकी जो सभ्यता है और इसकी जो संस्कृति है वो भी बहुत ही प्राचीन है। और पुरातात्विक आधारों पर पुरातत्वविदों ने ये पता लगा लिया है कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे पर विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना आरंभ कर दिया था, और इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता और संस्कृति का विकास कर लिया था। यानी आज के 5 से 7 हजार वर्ष पहले जो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे सरस्वती, सिंधु और इसकी जितनी भी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे के ऊपर जो मानव है उन्होंने अपने समूह है में अपनी जो स्थायी जो बस्तियां हैं वो बसा ली और वहाँ वे रहने लगे। और इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता और संस्कृति का विकास भी कर लिया था। अब सिंधु का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेनगे, खबब, सिंहमुख और हिमनद से माना जाता है। यानी सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित है, और सेनगे, खबब और सिंहमुख और हिमनद से ये माना जाता है। तो सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिंग की पहाड़ियों से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? शिवालिंग की पहाड़ियों से, और यहाँ से ये आधी बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, घंगर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है, और यहाँ से बीकानेर और जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रभासपतन के पास समुद्र में गिरती है। आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर की सरस्वती नदी है वो चंडीगढ़, भगवानापुर, बनवाली, कालीबंगा, गनेरीवाला, जैसलमेर, बालाकोट यहाँ होती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है। और जो सिंधु नदी है वो आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर गिलगिंत यानी सिंधु नदी है वो यहाँ से चलती हुई झेलम, मुल्तान और हैदराबाद, सिंध, तो यहाँ ये होती हुई ये अरब सागर के अंदर है वो गिर जाती है।
नदी भौतिक स्वरूप में अस्तित्व में नहीं, भू संरचना में परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो गई। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते हैं। वर्तमान समय के अंदर जो सरस्वती नदी है वो नहीं है, विलुप्त हो गई है। तो विद्वान जो सरस्वती नदी है इसको कल्पना मात्र है वो मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लग गया है तथा अंतःसलीला के रूप में आज भी ये प्रभावित है। वैदिक साहित्य, रामायण और महाभारत में सरस्वती नदी के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण है वो उपलब्ध होते हैं। यानी वैदिक साहित्य और रामायण और महाभारत के अंदर जो सरस्वती नदी है इसके अस्तित्व के जो प्रमाण हैं वो पर्याप्त हमें उपलब्ध होते हैं। तो महाभारत युद्ध के समय कृष्ण के भाई बलराम ने सरस्वती नदी पर स्थित तीर्थों की यात्रा की थी और इसका विवरण प्राप्त होता है। राजस्थान के मरु प्रदेश में भी सरस्वती नदी के किनारे बसे कई नगरों के पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान हैं। कालीबंगा इसमें से एक है। यानी राजस्थान के जो मध्य प्रदेश है तो सरस्वती नदी के किनारे जो बसे हुए कई नगर हैं उसके पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान है और इसके अंदर जो कालीबंगा है वो उसमें से एक है। सिंधु व सरस्वती नदी तथा इसकी सहायक नदियों के विस्तृत भूभाग में विकसित मानव सभ्यता के सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी सिंधु और सरस्वती नदी हैं, इनकी जो सहायक नदियों के जो विस्तृत भूभाग है उसमें विकसित जो मानव सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इस विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था और जो भारत भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है, ये सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी। और मिट्टी के टीलों में दबी इस सभ्यता का काल कौन सा था, ये कब चरमोत्कर्ष पर थी और कब इसका अवसान हुआ, तो इस बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसका जन्म काफ़ी पहले हुआ था और 3250 ईसा पूर्व यानी 3250 ईसा पूर्व यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी और इसके बाद 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर ये पहुंच गई थी। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान है वो आरंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये विलुप्त हो गई। सरस्वती सभ्यता का उत्खनन अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के प्रांत पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की थी। यानी जो सिंधु सरस्वती है, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसका उत्खनन है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में जो हड़प्पा नामक कस्बा है उसके पास बहने वाली जो रावी नदी है इसके बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के एक दूसरे पुरातत्ववेत्ता राखल दास बनर्जी ने 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मुर्दों का टीला। और इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष हैं वो बाहर निकल कर आए हैं। और खोज के क्रम में ओरल स्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत अब पाकिस्तान में हाकरा नदी जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र था, सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं और इनमें से 900 स्थल भारत में हैं तथा 600 स्थल पाकिस्तान में हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के कुछ जो पुरातात्विक बड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला आदि पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं। यानी पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं वो चली गई हैं, तो इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला आदि ये पाकिस्तान के हिस्से में चली गई हैं और कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि ये जो बड़े पुरातात्विक स्थल है वो भारत में हैं। अब है भारत के पुरातात्विक विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया।
यानी भारत के जो पुरातात्विक जो विशेषज्ञ हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने स्वतंत्र भारत में यानी सन 1947 के बाद से यानी नए ढंग से जो कार्य है वो प्रारंभ किया और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले समानांतरण प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती दृष्टवंती नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले और सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक जो स्थल हैं इसकी खोज की थी, जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा है और पंजाब में रोपड़ बाड़ा, संधोल गुजरात में रंगपुर लोथल, रोजड़ी हरियाणा में राखी गढ़ी, बनवाली, मिताथल आदि स्थानों पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष हैं वो मिले हैं। अब है सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं। तो नगर नियोजन सिंधु सरस्वती सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले विशेषज्ञों अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है वो इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो विशेषताएं हैं इसमें पहले नंबर पर नगर नियोजन। तो नगर नियोजन के अंदर जो सिंधु सरस्वती है वो सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में माना जाता है और इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। और ऐसे नगरावशेषों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अब पाकिस्तान में है और कालीबंगा राजस्थान, राखी गढ़ी है वो हरियाणा, धोलावीरा लोथल गुजरात के अंदर हैं। तो इसके जो अवशेष हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इन नगरों के अवशेषों से ये तथ्य भी उद्घाटित होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले जो भवन है, जो आवासों का निर्माण करते थे, तो इनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान, आधुनिक स्थापत्य, अभियांत्रिकी, सिविल इंजीनियरिंग के स्थिल था। अब आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो आवास योजना का एक दृश्य है, यानी इस तरह से लोग है वो रहते थे, इनका रहन सहन है वो ऐसा था। तो इस दृश्य को देखकर आप ये अंदाज लगा सकते हो कि इस टाइम जो लोग हैं वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से मकान बने हुए थे, कैसे सड़कें बनी हुई थी। अब है दूसरी नगर की आवास योजना। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप 17 नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर गए थे। सामान्यतया प्रत्येक मकान में बीच में खुला आंगन रखा जाता था और आंगन के चारों तरफ कमरे हैं वो बनाए जाते थे और लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने या परेंडे, शौचालय और स्नानघर अलग से निर्मित होते थे। यानी जो नगर की आवास योजना है इसके अंतर्गत जो मकान होते थे उसके बीच में जो आंगन है वो खुला रखा जाता था। उस आंगन के चारों तरफ मकान बने हुए होते थे और लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने और परेंडे है वो शौचालय और स्नानघर अलग से ये निर्मित होते थे। अब है सड़क व्यवस्था। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता से समृद्ध नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समानांतर निर्मित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण प्रकार की थी जहां चौराहे पर बने हुए थे और नगरों की जो मुख्य और बड़ी सड़कें हैं वो सामान्यतः 10 मीटर, छोटी सड़कें 5 मीटर और गलियां 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कों के किनारे पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान रखे हैं वो रहते थे। अब है नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और शौच का प्रबंधन। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित नगरों और नगरों के मकानों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। और की गलियों, सड़कों और मुख्य सड़कों पर बनी छोटी बड़ी नालियों और गटरों से सहज में ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मकानों, मोहल्लों और पूरे नगर से गंदा पानी बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था थी। रोजमर्रा का कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह कूड़ा पात्र रखे जाते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में निजी मकानों, नगरों में सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता का जो प्रबंधन नजर आता है, तो उससे ये स्वच्छता का जो प्रबंध नजर आता है उससे यह साफ जाहिर होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में यानी काल के अंदर जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसके काल में भारतवासियों का जीवन है वो उच्च स्तर का था। वे शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा उपयोगिता को अधिक महत्व देते थे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। अब विशेष निर्मितियाँ। तो विशेष निर्मितियाँ क्या थी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल के विभिन्न नगरों की पुरातात्विक खुदाई में कुछ विशेष प्रकार की निर्मितियाँ, भवन और इमारतों के भग्नावशेष निकले और इसमें नगर की घड़ी वाले भाग में रक्षा प्राचीर धातु
पिघलाने के स्थान भट्टियां, यज्ञ वेदियां, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार आदि हैं, ये प्रमुख थे और ये अवशेष सभ्यता की उन्नत अवस्था व वैज्ञानिकता का परिणाम भी थे। अब है सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन के अंदर यानी कैसा था सामाजिक जीवन, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थानों पर खुदाई में ऐसी कई वस्तुएं मिली हैं जिनसे ये पता चलता है कि उस काल में समाज कई प्रकार के काम धंधे करने वाले लोगों से मिलकर बना था और व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्य कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता था। धार्मिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, सुरक्षा, उत्पादन का प्रमुख कार्य थे। अब परिवार व्यवस्था। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के भवनों मकानों की व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके समाज की प्रमुख इकाई परिवार था। बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से ये माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल के समाज और परिवार में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था और पर्दा प्रथा वह प्रचलित नहीं थी। यानी जो परिवार की व्यवस्था वो कैसी थी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में जो भवन थे, जो मकान थे, उसकी व्यवस्था के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके समाज की जो प्रमुख इकाई है वो परिवार था और बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से ये भी माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल में समाज और परिवार में जो नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, इसमें पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां चांदी और तांबे के आभूषण पहनती थी। ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे और इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी था। मनोरंजन के साधनों में संगीत, नृत्य व शिकार प्रमुख थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग गेहूं, जो चावल, दूध, मांसाहार का भोजन में उपयोग करते थे। अब है आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन क्या है कि कृषि और पशुपालन। यानी कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं और इससे लगता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग खेती भी करते थे और सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग गेहूं, जो चावल, तेल आदि की खेती करते थे, फल भी उगाते थे, कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। और सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित लोगों का दूसरा जो मुख्य व्यवसाय था वो था पालतू पशुओं में गोवंश का महत्व अधिक था। यानी एक तो कृषि हो गया, दूसरा पालतू पशुओं यानी ये पशु भी पालते थे। अब है व्यापार व वाणिज्य। तो यहाँ के निवासी तांबे, कांसे के बर्तन, औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने की कला में निपुण थे। जो था कालीबंगा की खुदाई में तोल के अनेक बाढ़ मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी पटरी यानी स्केल मिली है। तो ये अवशेष उनके उन्नत और विकसित व्यापार गणित संबंधी ज्ञान के परिचायक हैं। तो गुजरात में लोथल नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोंदी यानी बंदरगाह के अवशेष से ये पता चलता है कि ये समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र था और मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि दूर देशों से इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी थे। और भारत में मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से समानता का मिलना इस बात का परिणाम है कि उनमें आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। व्यापार की उन्नत व्यवस्था के कारण ही सिंधु सरस्वती सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता है वो कहा जाता है। अब है धार्मिक जीवन। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे और वे पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में देवी शक्ति मानकर उनकी उपासना करते थे। मूर्तियों और मुद्राओं तथा ताबीजों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि बलि प्रथा, जादू टोना आदि अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोथल बनवाली राखी गढ़ी से प्राप्त अग्नि देवताओं से लगता है कि यहाँ यज्ञों और अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा। मूर्तियों की उपासना के लिए धूप जलाई जाती थी। मातृ देवी व शिव की उपासना भी की जाती थी। मृतक संस्कार शव को गाड़ कर या दाह कर्म है वो करके किया जाता था। अब है सभ्यता का अवसान। तो सिंधु लिपि अभी सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है। अनुमान है कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ है और वहाँ उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम से बनाए गए नगर भू परिवर्तन से खंडहर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं हो सके। उनका आगे आने वाले युगों में भारतीय जनजीवन में परोक्ष प्रभाव बना रहा। भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवसान के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का
उदय हुआ। यानी हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसको हमने पढ़ लिया है। अब है हमारी वैदिक सभ्यता। तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसके अवसान के पश्चात भारत में कौन सी सभ्यता का उदय हुआ? तो वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। और विद्वानों ने इस सभ्यता का विकास करने वाले जन समुदाय को आर्य कहकर पुकारा और इन आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का संस्थापक और प्रसारक बताया गया है। यानी जो वैदिक सभ्यता है इसको यानी आर्यों को ही जो वैदिक सभ्यता है इसका संस्थापक और प्रसारक बताया गया है। कतिपय विद्वान ने ये भी कहा है कि ये आर्य भारत में बाहर से यथा उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत, यूरोप से आए, लेकिन वर्तमान पुरातात्विक ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये सिद्ध हो गया है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। तो इससे ये सिद्ध है कि वैदिक सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता की निरंतरता में ही विकसित हुई और इस वैदिक सभ्यता का वर्णन वैदिक साहित्य में विस्तार से आता है। और वस्तुतः आर्य किसी जाति का बोध कराने वाला शब्द नहीं है, ये तो गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए समुचित व्यवहार करता हो, विचार व वाणी में शुद्धता व पवित्रता रखता हो, ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के जनक भारत के ऐसे ही सुसंस्कृत लोग थे। तो ये वे लोग थे अथवा वह मानव समुदाय था जिसने तत्कालीन व्यवस्था संस्कृति के उपयोगी वृक्षों को अपनाकर अपने उन्नत रहन सहन को विकसित किया। तो इस जन समूह को यदि आर्य शब्द का संबोधन दिया जाता है तो ये वास्तविक तथा उद्घाटित करता है। ये तथ्य ये भी है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का अवसान भले ही हो गया हो, किंतु इस सभ्यता की अच्छाइयाँ सिंधु सरस्वती नदी के क्षेत्र से बाहर भी प्रभावित थी। तो इन अच्छाइयों का ही विकास आगे चलकर वैदिक सभ्यता के रूप में हुआ। अब है वैदिक साहित्य। तो आर्य विद्वानों ने जिस साहित्य की रचना की वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। और भारत में विकसित होने वाली वैदिक सभ्यता की जानकारी कराने वाले स्रोतों में प्रमुख स्थान वैदिक साहित्य का है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, षट वेदांग आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। वे 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इस साहित्य के मध्य से तत्कालीन वैदिक सभ्यता की विशेषताओं को इस स्वरूप में देखा जा सकता है। यानी वैदिक साहित्य के अंदर क्या है कि जो आर्य विद्वानों ने जिस साहित्य की रचना की थी वही वैदिक साहित्य के नाम से जाना गया था। यानी वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, षट वेदांग आदि वैदिक साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इसमें वेद हैं वो 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद ये शामिल हैं। अब है वैदिक साहित्य की विशेषताएं। तो राजनीतिक संगठन, यानी पहली विशेषता हम पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन। तो वैदिक काल के राजनीतिक जीवन का आधार परिवार था और इस परिवार से मिलकर ग्राम बनते थे और कई ग्रामों समूह का समूह जन होता था। जन के नेता को गोप यानी रक्षक या राजन कहते हैं और राजन का निर्वाचन प्रजा करती थी और शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजन होता था। समिति और सभा व मंत्रणा, मंत्री परिषद नामक जनतांत्रिक संस्थाएं राज्य कार्य में राजन का सहयोग करती थी। कालांतर में सहज जनतंत्र वाले राजनीतिक संगठन के स्थान पर भारत का समाज राजतंत्रात्मक राजनीतिक संगठन की तरफ अग्रसर हुआ और भारत में कई जनपद राज्य स्थापित हो गए। ऐसे जनपदों में कुरु, पांचाल, गंधार, केकई, मद्र, काशी, कलिंग, अंग, मगध, लिच्छवी, मल, अवंती, कौशल, शिवी आदि जनपद हैं वो प्रमुख थे। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन के अंदर पहला है वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण 4 माने गए हैं। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी, जिसमें व्यक्ति की योग्यता काया से उसका वर्ण निर्धारित होता था। इस तरह वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ स्वरूप बहुत अच्छा था, वह कर्म और शरीर के सिद्धांत पर आधारित था। अब दूसरा है परिवार। तो समाज की मूल इकाई परिवार थी और इस काल में संयुक्त परिवार की प्रधानता थी। परिवार में सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता था और उसे गृहपति कहा जाता था। वैदिक समाज में स्त्री का बहुत सम्मान था। प्रथा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह एक अनुबंध न होकर धार्मिक संस्कार था। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होता था और पुत्र की भांति पुत्री को भी उच्च शिक्षा का अधिकार था। स्त्री शिक्षा को समुचित सम्मान दिया जाता था। वैदिक साहित्य में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है जो ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध थी, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, गृहीता आदि
विदुषी महिलाएं हैं वो इसी युग में हुई थी। अब है आश्रम व संस्कार व्यवस्था। तो वैदिक काल के अंदर सामाजिक संचालन के लिए आश्रम व्यवस्था ही मानकर जीवन को 4 कालों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानाश्रम और संन्यास आश्रम इसमें विभाजित किया गया था। तो यह आश्रम व्यवस्था विश्व में जीवन प्रयत्न का एक अनुपम उदाहरण है। व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ गुणों को पैदा करने के लिए उस काल में 16 संस्कारों का विधान भी था। तो इसमें पूषवन संस्कार, अन्न संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यार्जन संस्कार, विवाह संस्कार आदि है वो प्रमुख थे। यानी आदि प्रमुख संस्कार थे ये, जो सामाजिक संस्कार पद्धति का कार्य करते थे। भोजन, वेशभूषा व मनोरंजन। तो वैदिक काल के लोग हैं वो भोजन में जौ, गेहूं, चावल, उड़द, दूध, दही का विशेष प्रयोग करते थे। जहाँ तक वेशभूषा का सवाल है तो सूती, ऊनी और रेशमी तीनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे और आभूषणों में करण, फूल, कंडहार, कंगन आदि पहने जाते थे। अब है रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार और मलयुद्ध मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। संगीत व नृत्य लोकप्रिय थे तथा प्रमुख वाद्य यंत्रों में वीणा, बांसुरी, शंख, झांझ और मृदंग आदि है वो प्रचलित थे। अब है आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन कैसा था वैदिक सभ्यता के अंदर? तो कृषि व पशुपालन। तो वैदिक काल में आजीविका के मुख्य साधन थे कृषि और पशुपालन। कृषि पशुपालन घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, खेती का काम हल बैल से किया जाता था। गाय, हाथी, घोड़ा, भैंस, हिरण, भेड़, बकरी, गधा आदि हैं वो प्रमुख पालतू पशु थे। गाय को पवित्र माना जाता था और आर्थिक समृद्धि का केंद्र भी मानते थे। और गाय की संख्या उन्नति का एक पैमाना था। उद्योग और व्यापार यानी उद्योग धंधों में लकड़ी, धातु, वस्त्र, चमड़े के प्रमुख जो काम है वो प्रमुख थे। ऋग्वेद में विशक नाम से चिकित्सक का उल्लेख भी मिलता है और व्यापार का माध्यम वस्तुओं का लेन देन था। गाय को मूल्य की इकाई है वो माना जाता था। ऋग्वेद में निष्क नामक सोने की सिक्के के संकेत मिलते हैं। और यह न केवल उन्नत धातु विज्ञान की जानकारी का परिणाम है, अपितु ये आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का प्रारंभिक संकेत भी है। दूर देशों और भारत के बीच जल थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। वस्त्र उद्योग काफी उन्नत था और वस्त्रों से विदेशी व्यापार होने के परिणाम भी उपलब्ध होते हैं। अब है धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन कैसा था? तो धार्मिक जीवन है वो वैदिक युग के जो निवासी हैं वो मूलतः प्रकृति के उपासक थे, विभिन्न देवी शक्तियों की उपासना करते थे और जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है उनको उनके अपने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो इनमें इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, उषा, वरुण प्रमुख थे। प्रार्थना, स्तुति, यज्ञों द्वारा वे देवताओं को प्रसन्न करते थे। उनका धार्मिक जीवन सरल व आडंबर रहित था और वैदिक काल के अंत में उपनिषदों ने ज्ञान का मार्ग है वो प्रतिपादित किया था। अब है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ ली है। तीसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर क्या है कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो इस देश का आधुनिक नाम इराक है और इस देश को दजला और फरात नदियां सींचती हैं। मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्र की आकृति और खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वरक होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया है। प्राचीन काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग सुमेर कहलाता था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। सुमेर के उत्तर पूर्व की तरफ से भाग का बाबुल, बेबीलोन तथा अक्कद कहते थे और उत्तर की ऊंची भूमि आसरिया कहलाती थी। अब है मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन। कालांतर में उत्तर के पूर्वीय प्रदेशों से आए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में बस गए और इन्होंने एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास किया। सुमेरियन लोगों को नगर राज्य की सरकार स्थापित की और उर, लगास, एरेक तथा एरिडू प्रसिद्ध नगर राज्य थे और 2500 ईसा पूर्व लगभग शांगोग प्रथम ने अकद से आया था और सुमेरियन लोगों को जीत लिया और सुमेर और अकद दोनों राज्यों को मिलाकर उसने एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना की थी। किंतु 2100 ईसा पूर्व लगभग ये अक्कदाइत लोग भी पराजित हो गए। बाबुलिया बेबीलोन में एक नई समी राजवंश का उदय हुआ और बेबीलोन नगर अब नए साम्राज्य की राजधानी बन गया। बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध जो सम्राट हैं हम्मुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली जो लड़ाइयों को लेकर जो लड़ाइयाँ हैं उसको रोककर समस्त देशों में एक जैसे कानून लागू कर एक दृढ़ राज्य की स्थापना की थी।
बेबीलोनिया की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी और इसकी अनंतर मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना जो साम्राज्य है वो लगभग 1100 से 612 ईसा पूर्व स्थापित किया। और असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिशिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद काल्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित कर एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनी साम्राज्य का 612 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व का निर्माण किया। किंतु 539 ईसा पूर्व उन्हें पारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा था। और सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया, कोल्डिया की सभ्यताओं को समग्र रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब है मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं। तो गाइज, हमारा जो चैप्टर है विश्व की जो सभ्यताएं हैं, तो इसको हमने आधा पढ़ लिया है। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो विशेषताएं हैं और जो आगे का चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो अगर आपको गाइज मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।